श्रीरंगपट्टनम के एक गांव में शेखर नाम का एक दूध का व्यापारी था। उसके पास 3 गायें थीं और वो सुबह शाम के हिसाब से 50-60 लीटर दूध निकालता था। ऐसे गाय से निकाले हुए दूध को वो अपनी साइकिल पे घर घर जाके 1/4 लीटर, आधा लीटर, पौना लीटर और 1 लीटर के हिसाब से उन्हें बेचता था। यही नहीं, वो गांव के होटल, मेस, स्कूल और अस्पताल में भी सुबह शाम दोनों टाइम पे दूध बेचा करता था। ऐसे शेखर का दूध का व्यापार बहुत अच्छा चल रहा था। शेखर गाय के दूध में औरों से कम पानी मिलाता था और इसलिए उसके दूध की डिमांड दिन ब दिन बढ़ता गया। शेखर को शारदा नाम की एक सुंदर सी बेटी थी और वो 4th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करती थी। शारदा अपने पापा के साथ गायों को चारा खिलाना, पानी पिलाना और उनकी देखभाल करना, ऐसे कामों में अपना हाथ बटाती थी। शेखर गाय से निकाला हुआ दूध दिखाते हुए बोलता है, बेटी, हम गाय को चारा खिलाते हैं। वो खा के गाय हमें दूध देती है और उस दूध को पीने से हमारा खून साफ होता है, अच्छी सेहत बनती है और हड्डियां मजबूत होती हैं। इन बातों को सुनकर शारदा का गाय और उसके दूध पर का प्यार और दुगना हुआ। इसी बीच उस गांव में राजेश नाम का एक व्यापारी अपनी जगह में एक वेडिंग हॉल बनाने का प्लान बनाता है। उस हॉल के लिए जो जो चीज जरूरी है वो सभी देखकर सब्जी वाला, दूध वाला, फूल वाला, ऐसे अनेक व्यापारी उसे चाहिए थे। वो निर्धारित समय पर वेडिंग हॉल बना के दूध के लिए शेखर के पास आकर बोलता है, देख शेखर, अभी मैंने नया वेडिंग हॉल बनाया है। अभी वेडिंग सीजन है तो मुझे तुझसे 30-40 लीटर दूध चाहिए। अगर लेना है तो 10 रुपए ज्यादा ले, लेकिन दूध बिना पानी के शुद्ध चाहिए मुझको। ये कहकर उसे पैसे देकर चला जाता है। शेखर उस पैसों से और 2 गाय खरीद के राजेश जैसे बोलकर गया था वैसे ही दूध का इंतजाम करता है। ये सब देखती हुई जयंती शेखर के पास आकर कहती है, आप इतने दिन सच्चाई से काम किए, कुछ ज्यादा हमारा फायदा नहीं हुआ। हमारी बच्ची है, उसके लिए और उसके अगले जीवन के लिए कुछ पैसा जमा करना है। इसे सुनकर शेखर बोलता है, जो तुमने कहा ठीक कहा, लेकिन बिना पानी का शुद्ध दूध हम कैसे दे सकते हैं? अगर हमारे पास 2 और गाय रहती तो ये तभी मुमकिन हो सकता था। ये सुनकर जयंती, ठीक, आप एक काम करो, राजेश को जैसे आपने वचन दिया वैसे ही उसे शुद्ध दूध दो और बाकी के जगह में पानी मिलाकर दूध देना शुरू करो, और वो हो सके तो दूध का पाउडर भी यूज करो। ऐसे बेटी की वजह देखकर जयंती ने शेखर का मन बदल दिया। उस दिन से शेखर दूध में पानी और पाउडर मिलाकर बेचना शुरू कर दिया। इस तरह से दिन ब दिन जयंती के पास खूब सारा पैसा जमा हुआ और वो उस पैसे से अपनी बेटी के लिए गहने और बाकी चीज खरीद कर खुश था। शारदा हर रोज अपने घर में शुद्ध दूध पीती और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ मिलावट का दूध भी पीती थी। इस मिलावट के दूध की वजह से गांव के सभी लोग बीमार होने लगे। एक दिन शारदा के स्कूल का चौकीदार शेखर के घर जाकर बोलता है, शेखर, तुम्हारी बच्ची शारदा और स्कूल के कुछ बच्चों को हॉस्पिटल में दाखिल किया है। वो सभी पेट दर्द से रो रहे हैं। ये सुनकर शेखर और जयंती तुरंत अस्पताल गए और वहाँ डॉक्टर उनसे बोले, शेखर, तुम्हारी बेटी और इन बच्चों को दूध की वजह से ये बीमारी हुई है। ये सुनकर शेखर और जयंती को अपनी गलती का एहसास हुआ और वो मन ही मन अपने आप को कोस रहे थे। उस दिन से वो मिलावट का दूध बेचना बंद कर दिए और शुद्ध दूध बेचने लगे और वो सच्चाई और नेकी से अपना व्यापार करने लगा। इस घटना से जयंती की भी सोच में बदलाव आया। इससे शेखर का नाम गांव-गांव तक फैलने लगा और उसके दूध की डिमांड दिन ब दिन बढ़ने लगा। वो खूब कमाने भी लगा। इन पैसों से शेखर 2 से 20 गाय खरीदकर अपने दूध का व्यापार करते हुए अपने बीवी और बच्चे के साथ आराम की जिंदगी गुजारने लगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें सच्चाई और मेहनत से काम करना चाहिए। कभी भी फायदे के लिए बुरा रास्ता नहीं लेना चाहिए। शिवपुर नाम के एक गांव में नंदू नाम का एक रसोई रहता था। नंदू उस गांव में एक छोटा सा होटल चलाता था जिसमें वो सुबह नाश्ते में टोमेटो बाथ, लेमन राइस, इडली, मसाला डोसा, उद्दीन वड़ा, सांबर, ऐसे अनेक तरह के स्वादिष्ट खाना बनाता था और दोपहर को वो रसम राइस, राइस से सांबर, अचार और हर रोज एक सब्जी बनाकर खिलाता था। इस व्यापार से आने वाले पैसों से वो अपना गुजारा करता था। नंदू का एक छोटा भाई था।
चंदू। वो बहुत आलसी और कम परिश्रम वाला था। वो बिना कुछ काम किए ही यूं ही आवारा गर्दी करता था। नंदू अपने पिता की मौत के बाद होटल की जिम्मेदारी लेके होटल चलाया करता था। नंदू की रोज की मेहनत की कमाई से आधा हिस्सा चंदू उससे लड़ाई करके ले जाता था। एक बार नंदू बोलता है, सुनो चंदू, इस होटल पे तुम्हारा भी हक है, लेकिन बिना कुछ काम किए पैसे ले जाते हो। ये कहाँ का न्याय है? ये पूछते ही अपने भाई से चंदू ऊंची आवाज में बोलता है, क्या भाई, तुम्हें क्या लगता है तुम मुझे बहुत पैसे दे रहे हो? मेरा भाई कुछ कमा सके ये सोच के तुझे होटल दिया था। अगर तुझसे पैसे कमाने नहीं हो रहे हैं तो मुझे बोलो, मैं आज से होटल चलाता हूँ। ये कहकर चंदू वहां से चला जाता है। चंदू सिर्फ बातों का शहंशाह था, उससे कुछ काम नहीं हो सकता है। ये सोचकर नंदू अपने काम पे लग जाता है। इस बीच एक दिन नंदू बीमार पड़ा और दिन पे दिन उसकी बीमारी बिगड़ती गई। इस कारण से उसका होटल का काम भी रुक गया और उसको अपनी बीमारी का इलाज करने के लिए भी उसके पास पैसे नहीं थे। तब नंदू होटल को अपने भाई चंदू को सौंपने का निर्णय लेके, चंदू, जैसे कि तुम जानते हो, मेरी सेहत की वजह से मुझे पहले जैसे काम करना मुमकिन नहीं हो रहा है। अगर तुम थोड़ी लगन से ये होटल चला लेते हो तो तुम्हें काम मिल जाएगा और मुझे भी कुछ मदद होगी। ये कहता है। उसे सुनकर चंदू गुस्से में, अरे अगर तुमसे होटल चलाना नहीं हो रहा है तो उसे बेचकर उसके पैसे में मेरा हिस्सा मुझे दे दो। ये बेफिजूल की बातें मत करो। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। नंदू को और कोई चारा नहीं बचता और वो अपने होटल को उस गांव के श्याम घनश्याम नाम के भाइयों को बेच देता है और उस पैसे के आधे हिस्से को चंदू को देकर बाकी आधा हिस्सा अपनी देखभाल के लिए रख लेता है। नंदू उसे जितना काम हो सकता था वो करता गया, लेकिन चंदू अपने हिस्से के पैसे को जुआ, शराब इत्यादि में खर्चा करके सारे पैसे गवा के कर्जे में पड़ गया और उस गांव में मुंह छुपा के फिरने लगा। एक दिन वो उधार देने वाले के हाथ में पड़ गया। तब अब मिला है तू। अगर तुम हमारे पैसे 1 महीने में नहीं लौटाया तो तेरा जेल जाना पक्का है। ये कहकर वहां से चला जाता है। दाने दाने के लिए तरसता चंदू अब अपने दोस्त के पास जाकर, दोस्त, खाने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं तो मेरी मदद कर दो। देख चंदू, अब तू कर्जदार हो गया है। तू सब कुछ गवा के रास्ते में है। किसके भरोसे में मैं तुझे पैसे दूं? लेकिन तेरे भाई को देख, बुरी हालत में भी उसने पैसे जमा करके एक छोटा सा होटल फिर से शुरू किया है। और जिसको अपना होटल बेचा था, श्याम घनश्याम, दोनों भाइयों ने मिलकर आज छोटे से होटल को एक शानदार बड़ा होटल बना दिया है। अगर तुम भी अपने भाई के साथ हाथ बटाए होते तो आज तुम यहाँ नहीं होते। ये कहकर उसकी गलतियों का एहसास करवाया। अपनी गलती का एहसास होने पर चंदू अपने भाई के पास जाकर, भैया मुझसे गलती हो गई है, मैं तेरी सहायता करूंगा, तू जो बोलेगा वो काम करूंगा। चंदू की ये बात सुनकर नंदू खुश होकर बोलता है, भाई, तुझे तेरी गलती का एहसास हुआ है, वही अच्छी बात है। तू मेरे साथ आ गया है, अब हम दोनों मिलकर के खूब कमाएंगे। उस दिन से वो दोनों साथ मिलकर मन लगाकर होटल चलाने लगे और छोटे से होटल को अपनी मेहनत से बड़ा होटल बनाया और अच्छा नाम कमाया। इन पैसों से वो अपने लिए एक घर, एक गाड़ी लेकर खुशी से जीवन बिताने लगे। चंदू अपना सारा कर्जा चुकाकर एक नेक व्यक्ति बन गया था। इससे हमें ये सीख मिलती है कि आलसी होना बुरी बात है और एकता में ही बल है।